लच्छेदार शब्दों, शायरियों, कटाक्षों और अलंकारों या इनमें से एक के भी साथ भाषण को एंटरटेनिंग तो बनाया जा सकता है, पर जब कोई सिर्फ फैक्ट्स पर बोल रहा हो तो भाषण नीरस और उबाऊ हो जाता है। अब प्रश्न यही रह जाता है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पर हुई बहस का जो जवाब दिया, क्या वो नीरस था? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आमने सामने की टक्कर थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहले दहाड़े अपनी बात रखी, कहानियां भी सुनाई, प्रश्न उठाए, हमला बोला। फिर आई बारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी की। मौजूदा सियासी चलन जैसा कुछ ना हुआ, गोलमोल नहीं, सीधे सपाट अपनी बात रखी, लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दिए, वजन डालने के लिए आंकड़े भी गिनाए। पर प्रश्न घूम फिर कर वही है कि रूटीन पॉलिटिकल रिएक्शन से इतर क्या जवाब ये बता रहा है कि ये बजट विकसित राजस्थान के विजन की नींव रख पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हाइलाइट्स के तौर पर कुछ बातें मैं जरूर यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और बातचीत चालू करें उससे पहले ये कुछ लाइव तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। दरअसल उनके पिताजी का यहाँ पर इलाज चल रहा है और वो यहाँ पर अपने फादर से मिलने के लिए पहुंचे। आज शाम को ये खबर हमारे पास आई थी कि एसएमएस में उनके फादर को चिकित्सकीय सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में डॉक्टर से सीएम भजनलाल शर्मा मिले हैं और किस तरह से इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है इलाज की, इस बारे में उन्होंने जानकारी ली है। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस पहुंचे और अब वहां से रवाना होते हुए। चलिए बजट पर बातचीत शुरू करें। इससे पहले कुछ एक हाइलाइटिंग पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। कटाक्ष दोनों तरफ से हुए, बाण दोनों तरफ से चले। नेता प्रतिपक्ष ने जय संविधान से अपना संबोधन शुरू किया, 5 से 6 शायरियां भी सुनाई। खास बात यह है कि उनके पास भी डेटा था, लेकिन यह डेटा उस तरह का था जो कि एक्सेल शीट्स पर अधिकारियों के पास होता है। सोर्स क्या है इन डेटा का, ये टीकाराम जूली ने नहीं बताया, लेकिन दिया कुमारी ने, चूंकि वित्त मंत्री हैं, उनके आंकड़ों पर एक नजर में भरोसा करना ही पड़ेगा। उन्होंने जो आंकड़े रखे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहे जो अनुत्तरित रह गए, उन सभी पर मैं यहां पर बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आशीष गुप्ता जी जो कि अर्थशास्त्री हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में आशीष भाई आपसे कर रहा हूं। आशीष भाई, क्या लगभग सभी सवालों के जवाब मिल पाए वित्त मंत्री के स्पीच में आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी की आज जो स्पीच थी वो काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश किया उसमें। अच्छा, तो कम्युलेटिवली जो स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर विपक्ष वार कर रहा था, क्या उसके जवाब मिल पाए? जैसे खजाने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष ही किया है, लेकिन राजकोषीय घाटे के लेकर जब वो बोलती हैं कि एफआरबीएम की सीमा में रखा है और आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्या ये फारफेचेड लगता है या सही लगता है? मुझे लगता है कि इसके अंदर जो उनका कहना है वो कहीं कहीं ठीक है, वो काफ़ी फारफेच्ड है। और जो है क्योंकि ये पहला ही साल है अभी सरकार का, तो उनका जो सोचना है उसमें कई हद तक सही है, पर उसके अंदर वो कुछ और भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकती थी, तो जो कि मुझे लगता है कि आने वाले सालों में उन्हें करना चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर आप पिन पॉइंट कर पाए, जब बजट स्पीच था उस दिन मैंने इस बात को नोट किया था कि जो रिसर्जेंट राजस्थान या इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे इतर एक एनआरआई कॉन्क्लेव की भी बात या जो की गई है, वो भी बेसिकली पैसों का इन्फ्लक्स लाने के लिए ही किया जा रहा है। उसका तारतम्य इन जवाबों से बैठ पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, मतलब जो हमारी डिप्टी सीएम साहिबा है उन्होंने इसी को कोशिश किया है यहाँ पे उसका जवाब देने का, पर कहीं कहीं वो मुझे लगता है कि उसमें और स्कोप है इम्प्रूवमेंट्स का, क्लैरिटी का। हाँ, क्लैरिटी का exactly. हाँ, जैसे कुछ सवाल जो मुझे लगा अनुत्तरित रहे। मेरे साथ राम कुमार वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। राम कुमार जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। आपके पास आऊं उससे पहले किशोर शर्मा जी, मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। मैं आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत गजब की बात है कि स्कीम वाइज बजट घटाए जाने के आंकड़े नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तलातर रखे।
मानो एक्सेल शीट उनके पास मौजूद थी जो कि अधिकारियों के पास होती है। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके सोर्सेस गवर्नमेंट उसमें है तो फिर बीजेपी सही कहती है कि आप अस्थिर करने की कोशिशें कर रहे हैं, और या फिर आपका कोई सेपरेट सोर्स है। वो सोर्स क्या है, ताकि कम से कम उन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सके। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल वाजिब है। स्वप्निल, आपको ऐसा कैसे लगता है कि इन सोर्सों को मैं यहाँ टेलीविजन बता दूंगा कि एक मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि हम राज में रहें और राज के हालात सरकार में रहें। राजस्थान की सरकार हमने चलाई, हम अंदाजा है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को क्या चाहिए। ये जो आंकड़ों को आंकड़े की जो आंकड़े की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये धरातल पे है। ये राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं तो ऐसा होता है धरातल को लेकर ताल्लुकात रखता हो। आज अगर डिवाइड करें, इनको वाइफरकेट करते हुए चलें, तो जनता के उस हिस्से को बराबर फायदा तो पहुंचना चाहिए जिसके लिए आपने बजट पेश किया है। आज बड़ी संख्या में ऐसा है कि किसानों को आप योजना का लाभ देना चाह रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में वो लाभ मात्र तक नहीं पहुंच पा रहा। ये स्थिति युवाओं को जो रोजगार चाहिए उस स्थिति में वो सारी चीज नहीं है। एक बड़े प्रोडक्शन जो इस राजस्थान में हो सकता है उसका, सोलर का, उसका कोई बड़ा ख्याल नहीं है। बिजनेसमैन से आप फैसिलिटी चाहते हैं, लेकिन एक बात तो आपको करनी पड़ेगी, जितनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस सरकार में आए, उन्होंने हिम्मत की, कोरोना काल के होने के बावजूद भी जो सरकार ने फायदा पहुंचाया, उन्होंने बिजनेस में मैं एक चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, वो ये है कि कौन सी सरकार किसके लिए क्या छोड़ कर गई। मैं उस पर इसलिए भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि वो आंकड़े कभी हमारे पास होते नहीं। मतलब अगर आप सरकारी खजाने की ऐसी तैसी करके गए हो तो भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और आप नहीं करके गए हो तो भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं उस फैक्टर से इतर बात करता हूं, बातें जवाब देता हूं मैं नहीं, लेकिन उस फैक्टर से इतर में एक बात जोड़ रहा हूं। सरकार जैसे आप सोलर की बात कर रहे हैं कि क्या आप कोई प्रोजेक्ट या परियोजना या वर्किंग स्टेप्स छोड़कर गए, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग आज एकाएक आप लोगों द्वारा उठाई गई, तो क्या आप कोई रोड मैप उसका छोड़कर गए? उसका भी जवाब 0 है। कॉरिडोर बनाने का पैसा है या नहीं, ये तो आप भी बता सकते हैं, ये तो हालिया घटनाक्रम है। मैं एक स्टेप से आप बात कर लेता हूँ। सोलर की जहां तक बात है, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने खुद की सब्सिडी थी, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी थी। आज केंद्र सरकार की सब्सिडी 78,000 रुपए 3 किलोवाट तक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी नहीं है। ठीक है। और जो सोलर प्लांट जो राजस्थान में लगा था वो कांग्रेस के राज में लगा था। उत्तर प्रदेश, पड़ोस की राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ योगी सरकार ने 30,000 की सब्सिडी दे रखी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस सब्सिडी को अपने हिस्से के सब्सिडी क्यों? लेकिन सोलर का सपना यहीं खत्म नहीं हो जाता ना किशोर भाई। सोलर का सपना तो यहाँ से चालू होता है कि वो हमें बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बना देगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, रूट लेवल से लेकर एक लास्ट स्टेज तक की। क्या वैसा कोई विजन डॉक्यूमेंट सोलर को लेकर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट किसी ने भी बनाया अभी तक? सबसे बड़ा पार्क जो बनाया हमारी सरकार ने वो बड़े ब्लूप्रिंट के साथ था, ताकि प्रोडक्शन हो, जनता को बड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि राजस्थान सोलर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन देने वाला राज्य है। इसी वजह से जितनी प्रोडक्शन थे, कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी शुरू की थी, इसीलिए शुरू की थी। आप सपना देखते हैं कि पूरा आसमान नीला हो जाए और आप सब्सिडी नहीं दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिजनेसमैन मांगता है कि उनको एग्जम्पशन दिया जाए जमीन में, लेकिन कोई प्लान उनके पास नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए हमने योजना तैयार करी, लेकिन उसके लिए उसका कोई पॉजिटिविटी उसमें सरकार ने नहीं दी। ठीक है, राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ सवालों के जवाब जो दिया कुमारी जी ने नहीं दिए, उसमें से पहला सवाल तो ये था जी, राम कुमार जी आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक सवाल का जवाब जो उन्होंने नहीं दिया जी, वो था नौकरी को लेकर। आप 4 लाख नौकरी का वायदा कर रहे हैं, 2.5 से 3.25 लाख पद ही खाली हैं, तो वो 4 लाख नौकरी कैसे? हमारी तरफ राम कुमार जी सुन पा रहे हैं? हेलो जी, राम कुमार जी सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ राम कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कुछ सवालों के जवाब दिया कुमारी जी ने नहीं दिए। जैसे कि आप जिन नौकरियों पर नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं, उसमें से कितने की विज्ञप्ति आपने निकाली थी, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा जवाब उन्होंने इस सवाल का नहीं दिया है कि प्रदेश में पद ही जो खाली हैं वो 2.5 से 3.25 लाख के बीच में है, और आप 4 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, तो ये कैसे पूरा बैठेगा? स्वप्न जी, पहले तो चूंकि अभी आपने समाचार दिए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के पिताजी अस्वस्थ हो गए, दुआ करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जी। अभी रही बात ये कि जिस तरह से विपक्ष का ये नेटवर्क जा रहा है शायद बीच बीच में जी, सिग्नल स्ट्रेंथ कमजोर है आपके यहाँ शायद। अच्छा, मेरी टीम आपसे एक बार फिर कांटेक्ट करेगी और आपसे इस बारे में बात करेगी।
जी आवाज है? एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जुड़िए, मेरी टीम आपको हाँ। दोबारा जोड़ लेगी और फिर मैं आपकी बात नहीं। को रखता हूं, है ना? हाँ, एक बार आप नहीं, नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाइए, अब एक बार आप आवाज बाहर आ रही निकल है, जाइए, उसके बीच बाद बीच दोबारा में कहीं जुड़िए, मैं भी आपके पास आ वो हो जाऊंगा। रहा अविनाश जी, मैं आपसे पूछ रहा मैं हूँ। ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने हाँ ठीक है, मैं हाँ अविनाश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगा ये जो नेता प्रतिपक्ष वर्सेस डिप्टी सीएम का एपिसोड हमने देखा आज, उसमें? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो बजट आया था, जो अभी 10 तारीख को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, निश्चित तौर पर इस बजट में एक विकास की अगर कोई बात की जाए और विकास को लेकर के आगे बढ़ना, नई नौकरियों को देना, और पिछली बार अभी आपने देखा भी होगा थोड़े दिनों पहले कि खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यक्रमों में रोजगार के जो इनके कार्यक्रम थे, जो नियुक्ति पत्र देने की बात थी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के नियुक्ति पत्र जो नए नौकरी वाले लोग थे उनको दिया। तो मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूं कि ये बिल्कुल राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर करने नहीं, लेकिन वाला अविनाश भाई देखिए, लॉलीपॉप में और नॉर्मल चॉकलेट देने में अंतर होता है। मैं बताता हूं कैसे। आप 4 लाख नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन किस पैटर्न पर देंगे? कोई नया पैटर्न बनाएंगे, संविदा पर देंगे, निविदा पर देंगे, परमानेंट देंगे? ये क्लैरिटी अभी नहीं है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने तो पद ही खाली नहीं है जितनी नौकरियों का आपने वादा कर लिया है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि आपने जो टोटल 10 लाख रोजगार जनरेट करने की बात की है, वो काफी हद तक आपकी बात को इनकलकेट करती है, लेकिन क्लैरिटी लगभग हर चीज में अभी और भी आने की जरूरत है। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित तौर पर क्लैरिटी अभी और भी आने की आवश्यकता है। अभी सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये सरकार एक विकास की ओर एक पहला कदम जिसे कहा जा सकता है, तो पहला कदम बढ़ाने का इस सरकार ने एक प्रयास किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो 5 साल कांग्रेस के शासन में इन्होंने कोविड को भी झेला, 2 साल का जो एक टेन्योर गया, तो वो 2 साल का टेन्योर तो बिल्कुल आप ये मान के चलें कि कोविड के अंदर वो सब कुछ ही एक तहस नहस की वाली बात थी। हाँ। फिर भी इस पिछली सरकार ने जो कुछ कर्जे प्रदेश की जनता के ऊपर जो एक कर्जे का एक ग्राफ था उसको बढ़ाया, कई सारी चीजें थी। और वो राजस्थान की बात नहीं करते, आप भारत के किसी भी अदर लगभग हर स्टेट की वो स्थिति थी। हर स्टेट की वो लेकिन इसके स्थिति बावजूद भी जो ये दावा किया जा रहा है कि गहलोत राज में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर रहा इकोनॉमिकल चीजों को टैकल करने में, क्या आपको लगता है वो ठीक ठाक? बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है ये, क्योंकि गहलोत साहब ने जितना जो सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, जो दुरुपयोग कैसे? दुरुपयोग, आप मोबाइल आपने दिए गए, मोबाइलों के उनका कोई अता पता नहीं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अपडेट नहीं है, ठीक। आपको अपडेट नहीं है सारी जानकारी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बार बार अभी मैं पढ़ रहा था कि कर्ज लेकर घी पिया। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस गहलोत साहब की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी सरकार वहां थी, जीएसटी के पैसा तो राजस्थान जनता का है, वो क्यों नहीं दिया? वो बड़ा अमाउंट था, क्यों नहीं पैसा दिया गया? और आज नहीं, पर जितना आपका हक बनता है उसको तो संवैधानिक स्तर पर कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल वो तो दिया आपको गया, मिला। बिल्कुल नहीं दिया गया। ये बहुत हर राज्य को वो बहुत जाके लास्ट में दिया गया। कोरोना से युद्ध करा, तो कोरोना से उबरने के लिए युद्ध किया तो राजस्थान सरकार ने अकेले किया, और हम नंबर 1 बने कोरोना से विजय पाने में भी। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट में जो व्यवसायियों को बरकरार रखने के लिए बात। ठीक है, मैं एक चीज जो कहता हूं, रामकुमार जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो मिल रही है, बीच में जा भी रही है। रामकुमार जी देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि 2-3 चीजों के जवाब नहीं मिल पाए, जैसे नौकरियां किस पैटर्न पर आएंगी, उतने तो पद खाली नहीं है जितनी नौकरियों का वादा है। इस तरह के सवालों के जवाब नहीं आए, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जवाब आए हैं। जवाब स्पष्ट है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। ये डबल जरूर आ रही है। मैं ये स्वप्न जी आपको ये स्पष्ट करना, और कांग्रेस के साथियों को भी ये मैं करना चाहता हूँ कि हमारा स्पष्ट है। हमने कहा कि 70,000 एक वर्ष में होगा, 1 लाख करेंगे, 4 लाख नौकरियां 5 वर्ष में पूरा करेंगे। अब पहले 4 लाख कहाँ है? 8 लाख नौकरियां हैं। नहीं 4 लाख कहाँ है रामकुमार जी? 4 लाख कहाँ है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 3.25 लाख पद खाली हैं। अच्छा, 4 लाख भी संविदा पर, निविदा पर, नियमित या कोई और पैटर्न, कुछ तो पता चले। देखिए, अभी सेवानिवृत्त भी होंगे, वैकेंसियां वो होंगी, क्रिएट होंगी, उनका वेस्ट होगा।
लेकिन हमने वादा किया है और वादा को हमारा जो संकल्प पत्र में जो वादा किया और अभी बजट के अंदर जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं होगा। ये कांग्रेस के शासन में नहीं होगा। 19 परीक्षाएं इन्होंने की, आपने देखा 17 पेपर लीक हुए। आप ये भर्ती की जो नोटिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन तो इन्होंने तभी निकाले थे, ठीक है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन इनका हो सकता है, लेकिन परिणाम बुरा एपिसोड है, ये उनका जो बहुत बुरा परीक्षाएं एपिसोड है। कंडक्ट मैं इस बात को करें, पहले क्लियर कर दूं, नौकरियों के पेपर बांटे वो हमने बांटे। पेपर लीक हर राज्य के लिए कोड है। कांग्रेस का पॉलिस्ड नहीं, बजट मैं- है, मैं ये कह रहा कुछ हूं। अपना इनोवेशन करते हैं, ये एक बार बार हर कहते हैं हर कि राज्य के लिए सरकार कोड है। सरकार किशोर को भाई, मैं आपको सिर्फ रोक नहीं रहा हुए। हूं। किशोर भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। एक और अहम सवाल है जो मैं इसमें शामिल कर लेना चाहता हूं। रामकुमार जी, एक और सवाल जिसका जवाब नहीं मिला वो ये कि ईआरसीपी का एमओयू सदन में क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों टेबल नहीं किया जा रहा, या क्यों शेयर नहीं किया जा रहा विपक्ष के साथ, प्रदेश की जनता के साथ? इसका भी जवाब मिल जाए तो बेहतर है। हम देखें तो सही कि कहीं हमारा हक मरा है या नहीं मारा गया है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका जवाब पहले ऑलरेडी इनको मिल गया है। कैसे? किसी तरह नहीं है कि ईआरसीपी को जिस तरह से इन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में डाल करके और इससे राजस्थान की जनता MOU को क्या हुआ है? पैसा मारा। सवाल देखिए, यह है कि सुपल जी, MOU क्या हुआ है? आप MOU छुपा हुआ है, क्या रहे हैं? लिखित में हुआ है, उसके बाद में उसकी सारी क्लियरिफिकेशन है। क्या इस है? तरह से मध्य प्रदेश, हरियाणा और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान के अरे रामकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है कि ईआरसीबी में आपने राजस्थान का आधे से ज्यादा हक मार लिया है, तो वो एमओयू लाकर ऐसे रख दिया जाए उनके सामने कि ये देखो कहां मारा। ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए डिस्कशन एक एमओयू अगर सदन में रख दिया जाए, ईआरसीपी के तहत में पीकेसी को मिला करके कितना पानी आएगा और सीकर, झुंझुनू और इस तरह के तीनों चूरू के लिए अलग से ठीक है। जमुना का किस तरह ठीक है। का ये ऑलरेडी ठीक है। डिस्कशन हो चुका है। के साथ ठीक है। प्रधानमंत्री ठीक नरेंद्र है। मोदी जी ने धोखा किया। ठीक उन्होंने है। कहा कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए गए नहीं, करेंगे, हाँ। लेकिन क्यों नहीं धोखा किया? आपने किया। नहीं नहीं नहीं, लड़ेंगे नहीं। किशोर जी रुक जाइए प्लीज। रामकुमार जी रुक जाइए, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा। इस बार मैं आशीष गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ। आशीष गुप्ता जी, 2 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। 2 मिनट रामकुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। कोई फालतू का खर्चा नहीं, कोई रेवड़ी बांटने का मोह नहीं, कोई नया टैक्स नहीं। इसके बावजूद भी फिस्कल डिसिप्लिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल को मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी बजट में। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं रहने वाला है 2047 के विजन के लिए? भाई फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इस वक्त जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से। अभी रेवेन्यू सोर्सेज जो है गवर्नमेंट के वो बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं जीएसटी आने के बाद। तो इस वजह से फिजिकल न्यू रेवेन्यू जनरेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सरकार के पास नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं उन्होंने, तो वहां से ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ रेवेन्यू आना। अदर देन दैट रेवेन्यू के लिए नया बिजनेस ही हमें लाना पड़ेगा। हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हमारी नहीं तो ये तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस दिशा में कम से कम एक कदम तो पहले ही उठा लिया गया है जो एनआरआई कॉन्क्लेव की बात की गई है उसके जरिए। विल दैट बी अ गेम चेंजर? वो कुछ हद तक हमें इसको लाने में, फिजिकल डिसिप्लिन लाने में मदद करेगा। पर आगे आने वाले 4-5 सालों में एक फिजिकल डेफिसिट का एक प्रॉब्लम है जो सरकार को जूझता रहेगा, सरकार को परेशान करता रहेगा। मुझे लगता है इसके ऊपर और उनको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है। किशोर जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कांग्रेस इस बजट को लेकर बैकफुट पे थी? बजट पर जब चर्चा चल रही थी उस समय गोपाल शर्मा जी ने वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया और कांग्रेस की जनरल नॉलेज पर एक कटाक्ष किया, जिसका जवाब कांग्रेस ने आज दिया है लगभग 24 घंटों बाद। या तो वो बात बहुत लेट समझ में आई और या फिर वो बात आज चुभी जब वो सोशल मीडिया पर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बजट की वजह से कांग्रेस तिलमिलाई है? नहीं, अगर बजट वाकई में सर्वोन्मुखी और जनता के हित का होता तो तारीफ करने में वक्त नहीं लगता। एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, अब तो डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं सारी चीज को, अब तो इनको पैसे कमी भी नहीं आनी चाहिए कोई। और हम तो ये सोचते हैं कि बार बार क्लेम इस बात का संकल्प पत्र इन्होंने वैसे के वैसे रख दिया, तो अब सरकार से पैसा भी लिया है। ईआरसीपी को इन्होंने 5 साल तक घसीटा और कोई भी ऐसी योजना इन्होंने जो सरकार की थी उसको लागू नहीं होने दिया। अब तो दोनों जगह सरकार है, आप कहाँ आने दिया? ठीक है। इसलिए आप पूरे दिल से काम कीजिएगा और जनता 8 करोड़ जनता का हित साधिए।
और आपको बताया जाए रामको एक बात है मैं आपसे देखिए 85% से अधिक काम मैं राजस्थान गहलोत सरकार मैं हड़बड़ी की भी बात कर रहा था ना आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि जो बनाए 2 सेकंड किशोर भाई, आपकी बड़ी किशोर भाई 2 सेकंड, आपकी उपलब्धि आपने ये सवाल उठाया था, आपने ये सवाल उठाया बजट पर चर्चा के दौरान किशोर भाई, ना कुछ और कांग्रेस ने एक सवाल उठाया बार-बार बजट में चर्चा के दौरान कि केंद्र से पहले आप क्यों ले आए। उसका जवाब दिया कुमारी जी ने दे दिया कि वो अंतरिम बजट था और वो 4 माह के लिए लाया गया था। अब खर्चे की आगे की अनुमति के लिए बजट लाया जाना जरूरी था, लेखानुदान होता है। हाँ, तो वो लाया गया था। आप सेंटर से पहले क्यों ले आए, ये सवाल उठाया गया, इस पर भी दिया कुमारी ने जवाब दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑलमोस्ट आपके 90% सवालों के जवाब आ गए हैं तो कम से कम दिया कुमारी के जवाब देने की प्रोडक्टिविटी तो अच्छी कही जाएगी ना। देखिए प्रोडक्टिविटी तब काउंट होगी स्वप्निल जब आप इसे धरातल पर लाएंगे। आप हमारी अपील इस बात को कि आपने लागू कर दिया तो एक अफसरों की सारी मीटिंग्स लेके सुमोटो करके इसको लागू करने की बात कर दें। ऐसा ना हो कि सितंबर अक्टूबर तक यही चलता रहे कि बजट पे डिस्कशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो हमारी सरकार ने किया था, बजट अनाउंसमेंट हुआ था, उसके साथ ही कह दिया था कि लागू होते ही पास प्रस्ताव पारित होते ही माना जाएगा कि बजट को जनता के लिए समर्पित कर दिया। अविनाश गहलोत जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मुझे बताइए, इसमें लोगों को पसंद आने वाली बहुत सी चीजें हैं, इसके बावजूद भी लोग कंफ्यूज हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको नौकरी के सेंस में दिया, क्योंकि क्लैरिटी कई सारे सेक्टर्स में आना बाकी है। क्योंकि कुछ चीजों पर आप 2 साल की बात कर रहे हैं, कुछ चीजों पर आप 5 साल की बात कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी कि इस साल मतलब इस बिजनेस ईयर में क्या होगा, है ना। आप तो ये हमेशा कह सकते हैं कि आपके पास अगले साल का एक बैंक बना हुआ है, क्योंकि आपने वादा ही 2 का कर दिया, जबकि बजट अगर आप 2024-2025 की बात कर रहे हैं तो उसी के स्पेसिफिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये बजट किसी भी तरह से गेम चेंजर होगा, इसमें आपको सरकार की प्रायोरिटी क्या लगती है? देखिए स्वप्निल, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि निश्चित तौर पर ये जो बजट पेश किया गया था 10 तारीख को, तो इसमें सभी वर्गों का बहुत ही तरीके से ध्यान रखा गया, विशेषकर युवाओं। कोई छूट न जाए इस बात का तो ख्याल रखा गया, तरीके से ध्यान रखा गया है या नहीं ये डिबेटेबल है। कोई छूट ना जाए और सबको इस तरीके से इस पे ध्यान रखा गया, पहली बात। दूसरा मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो समस्या इस वक्त पूरे देश भर का जो ये हाल है बेरोजगारी को लेकर, तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी इसमें पहला प्रावधान किया गया। किसानों की सम्मान निधि को जो राज्य सरकार ने बढ़ाया, वो भी एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। तो मैं ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि कहीं अभी घोषणाएं की है, अब धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन होगी। सरकार पूरे 5 साल के लिए है, 5 साल में इस साल के लिए जो अभी इन्होंने एक बजट बना करके और एक बजट के हिसाब से कि इस साल में हमको ये प्रायोरिटियों को पहले पूरा करके और आगे बढ़ने की एक राह पे। और मैं आपको अच्छा, ये सारी घोषणाएं, ये जो 100 दिवसीय कार्य योजना वाला जो सिस्टम चल रहा है, उस पर फिट आ सकती हैं क्या आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको 100 दिवसीय कार्य योजना में समेट कर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। वही एक जो मेथड होता है किसी भी चीज को अगर आप सुचारू और सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो आप उसका एक प्रायोरिटी के साथ आप 100 दिन की कार्य योजना, 200 दिन की कार्य योजना, या पूरे 6 महीने के लिए हमने 6 महीने में कितना हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं, कितना हम इसको आगे जो बचा हुआ उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर ये जो बजट था ये राजस्थान को आने वाले समय पे, चाहे वो टूरिज्म के जैसे कि नए रोजगार सृजन करने की बात हुई थी, तो टूरिज्म को लेके भी एक आगे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है। ठीक है राम कुमार जी, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि आपने कुछ चीजों के लिए 2 साल और कुछ चीजों के लिए 4 साल की बात की है, अगर स्पेसिफिकली हम जानना चाहें कि 2024-2025 यानी इस 1 साल के लिए ये बजट एग्जैक्टली टारगेट क्या रख रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए स्वप्न जी, अपने स्पष्ट रूप से एक विकसित राजस्थान और 2045 का जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सतत प्रक्रिया रहेगी। लेकिन 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो हमने प्रोविजन किए उसमें भी स्पष्टता है। हमने वादा किया है कि चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, उनकी क्रियान्वित शुरू कर दी है। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जैसे नौकरियों की बात है तो हमने कि 70,000 देंगे, तो 70,000 1 लाख देंगे। नहीं पर 70, अरे राम कुमार जी 70,000 में तो आपने नियुक्ति दी है, बहुत ही कम परीक्षाएं हुई है, हमने आपके खाते में तो विकृति के साथ जाना चाहिए। 8,000 के उसकी किस्त पहुंचा दी है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नौकरियां आपके खाते में वो काउंट होनी चाहिए जो विज्ञप्ति के साथ आप करें। इनमें से कुछ तो वो थी जो कि लंबित चली आ रही थी, वो नियुक्तियां दे दी गई हैं, बड़ी संख्या है उनकी। लेकिन स्वप्न जी, नियुक्तियां वो होनी चाहिए जिनके रिजल्ट भी आए, रिजल्ट के साथ में लोगों को नौकरी मिले। ठीक है। ऐसी विज्ञप्ति नहीं है कि इन्होंने 19 परीक्षाएं कराए, 17 पेपर लीक हुए। अगर पहले की अगर विज्ञप्ति है और हमने परीक्षा उसको ट्रांसपेरेंसी से करा दिए, उनको नियुक्ति मिलती है, तो निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार को जाएगी। ठीक है। और हमने आपसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट जो का पेपर वादे आउट किए, हुआ है, SIT का वाकई मोदी गठन सरकार का अधीन हुआ है पेपर, वो हो, चाहे हमारे यूपी सरकार का पुलिस का पेपर लीक आशा हुआ है। बहनों का ठीक है, मामला हो, ठीक है। बात करें तो पूरा ईमानदारी से रहिए इस मंच पर। मेरा अंतिम सवाल है आशीष गुप्ता जी से। आशीष गुप्ता जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि अमूमन हो सकता है कि मेरा नॉलेज गलत हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजट पर जवाब के बाद बजट पास करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन बजट पर जवाब के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसका मतलब यह है कि एक मार्जिन, एक स्पेस अभी भी रखा गया है सेंट्रल बजट को सुनने का और उसके हिसाब से भी कुछ संशोधनों का। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कार्यवाही स्थगित की गई है, तो यहाँ पे एक इनके पास स्पेस है सेंट्रल बजट के जो है उसके अंदर, वो चेंजेस को अपने बजट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, है ना, उसी के लिए शायद ये किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।